जय भीम। ये आवाज दिल्ली तो छोड़िए, जयपुर भी नहीं जाएगी। दो हाथ खड़े करके कहिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज मैं उस जगह पर हूं जहां पर मेघवाल मुसलमान के साथ एक पंक्ति में, एक लाइन में बैठकर साथ में रोटी खा सकता है। उस बाड़मेर की धरती को मैं सलाम करता हूं, मैं वंदन करता हूं। ये बाड़मेर बगल में जैसलमेर होने के कारण या अपनी खुद की परंपराओं के कारण, अपनी खुद की कौमी एकता की जो संस्कृति है, उसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे देश और दुनिया में उसकी ख्याति फैलनी चाहिए। मैं जब गुजरात से चल के निकला, मेरे विधानसभा क्षेत्र से पालनपुर वडगांव से होते हुए, तब मुझे एक चीज दिखाई देती थी कि हमारे गुजरात के कच्छ जिले में लोग जो अजरक पहनते हैं वो बाड़मेर में जरूर दिखाई देंगी। आज साथियों, के समेजा जी हमको चुनाव जिताने के लिए महीनों से मेरे विधानसभा के क्षेत्र में लगे थे और जो मुझे खींचकर यहां पर लाए, भाई समेजा जी को विनती कहूंगा आगे आए, उनके लिए जबरदस्त तालियों का अवकार हो। मेरे साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र वडगाम से मोहसिन भाई, फिरदौस भाई, अशरफ भाई, तमाम साथी यहां पर मौजूद हैं। कार्यक्रम का सुंदर एंकरिंग करने वाले हमारे भाई, हमारी बड़ी बहन जो यहां पर नेता है और बहनों की शिक्षा की बड़ी अच्छी बात की, ताराराम जी मंच पर, दूसरे जो भी साथी है, जिन साथियों का मैं नाम न ले पाऊं तो मुझे माफ करिएगा। पालनपुर से हमारे बहनों डॉक्टर पंकज सत्यपाल भी यहां पर भी मौजूद है। बाड़मेर से लेकर जैसलमेर, पूरे राजस्थान से लोग पालनपुर उनके वहां ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, हमारे सगे बहनों ही है। और मेरे साथ साथ आप तमाम लोग जिनको सुनने के लिए आए हैं, ऐसे हमारे क्रांतिकारी लड़ाकू जुझारू साथी उदाराम मेघवाल जी, और आप तमाम बहनें, माताएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा साथी, सारे जाति धर्म समुदाय के जो भी लोग यहां पर उपस्थित हैं, कर्मचारी गण जिन्होंने मेरा स्वागत किया, इस कार्यक्रम के आयोजन में उनका योगदान अहम है। सरकारी कर्मचारी होने के नाते वो पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अब तमाम साथियों को मैं और एक बार क्रांतिकारी जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद पेश करता हूं। साथियों, उदाराम जी हिंदी में जो कह रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन राजस्थानी में जो सुना रहे थे वो मुझे सब समझ में आया है। उनके राजस्थानी लहके में, यहां की बोली में, अपनी ढब में उन्होंने जो कहा है, उस बात को मैं पूरा पकड़ पाया हूं और उसी की प्रतिक्रिया में ये कह रहा हूं। मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन उसके भी पहले मैं भारत के 21 करोड़ दलितों के साथ हूं। मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन उसके भी पहले मैं दलित मुस्लिमों की एकता के साथ हूं। मैं कांग्रेस में हूं, उसके साथ साथ मैं इस मुल्क के वो तमाम लोग जो किसान हैं,
जो मजदूर है, जिनके पसीने से ये दुनिया चलती है, उन तमाम मेहनतकश लोगों के साथ हूं। आपने तो कहा कि 5 साल में हम लोग तंग आ जाते हैं। ये तंग आने का चूरण थोड़ा गुजरात की जनता को भी खिलाइए। न जाने क्या है कि 27 साल से तंग ही नहीं आ रहे। 27 साल से एक ही घिसी पिटी सरकार को रगड़ रगड़ कर ऐसे ही चला रहे। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो भी थोड़े तंग आएंगे। आज साथियों, आप मुझे इतनी मोहब्बत के साथ, इतने प्यार के साथ, अपने बेटे की तरह, भाई की तरह, अपने परिवार के एक सदस्य की तरह मुझे इस गांव में बुलाया, मेरा स्वागत सम्मान किया, साल उड़ाई, फूलों की मालाएं पहनाई। मैं भी आपको एक गारंटी देता हूं, मैं भी इस प्यार और इस मोहब्बत की एवज में आपको इस बात का वचन देता हूं कि जब भी किसी भी समुदाय के ऊपर अत्याचार, उत्पीड़न होगा, मैं जैसलमेर और बाड़मेर में आकर आपके बीच में खड़ा रहूंगा। और कभी किसी कारण के चलते शारीरिक रूप से खुद यहां मौजूद रह न पाऊं, तो मेरे संगठन के लोग, मेरी टीम के लोग, साथी समेजा जी जैसे लोग आपके बीच में आकर खड़े रहेंगे। साथियों, इस मुल्क में हर 18 मिनट पर एक दलित उत्पीड़न की घटना होती है। हर 18 मिनट पर इस देश में हर रोज 4 दलित बहनों के ऊपर बलात्कार होते हैं। हर रोज 2 दलितों की हत्या होती है। अनगिनत लोगों को उनके गांव से बेदखल कर दिया जाता है, उनको हिजरत करनी पड़ती है, उनके मकान, उनके घर, उनके आशियानों को जलाया जाता है। हजारों की हजारों एकड़ जमीन करीब करीब भारत के हर एक स्टेट में जो आवंटित की है दलितों के ऊपर, और जिसमें कब्जा है जातिवादी गुंडों का। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को इस बात को भी याद रखना पड़ेगा कि हम लोग स्वतंत्रता से लेकर अब तक इस उत्पीड़न के सामने लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते कुछ उदाराम मेघवाल जैसे लोग भी हम लोगों ने पैदा किए। आज भी जब उनकी ओर देखता हूं तो मुझे लगता है, और आपको खास विशेष तौर में ये कहने का मन कर रहा है कि इस मुल्क में कभी कभी एमपी या एमएलए बनने से भी ज्यादा जरूरी उदाराम मेघवाल बनना है। उन्होंने जो कहा वो बात में आप नहीं कहते, तब भी मैं पार्टी में उठाता हूं और आने वाले दिनों में भी उठाऊंगा, क्योंकि बोलना और तीखा बोलना, सच्चा बोलना, सत्ता के खिलाफ बोलना, जरूरत पड़ने पर अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर भी बोलना, यही मेरी असली पहचान है। आज साथियों, भारत में दलित समुदाय की तादाद कितनी है? 2011 की जो बस्ती की गणतरी हुई, उस हिसाब से भारत में दलितों की आबादी है 21 करोड़। कितनी आबादी है? 21 करोड़ है। और जिसकी जनसंख्या, जिसकी पॉपुलेशन, जिसकी आबादी 21 करोड़ हो,
वो यदि एक साथ, मैं वाल्मीकि हूं, भैरवा हूं, मेघवाल हूं, महार हूं, मातंग हूं, चमार हूं, बुनकर हूं, ये सब छोड़कर ये 21 करोड़ एक हो जाए तो मोदी हो या मोहन भागवत हो, दोनों को हम लोग धूल चटा सकते हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टियां वो आपके पास आएगी, वो आपको पूछेगी। तो हम लोगों को पहला जो संकल्प करना है, आज इस गांव में इस जनसभा से पहला संकल्प करिए कि हर कीमत पर हम लोगों को इस 21 करोड़ की एकता को कायम और मजबूत करना है। ये पहली बात। और हर रोज अपने आप को याद करवाइए कि हम अकेले नहीं, हम डरने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं, हम कमजोर नहीं, हम 21 करोड़ लोग हैं। ये अपने आप को हर रोज याद कराइए। और इस 21 करोड़ की आबादी के साथ यदि भील, आदिवासी, मुस्लिम, ओबीसी और वो तमाम जाति और धर्म के लोग जो पसीना बहाते हैं, जो ईंटों के भट्ठों में है, जो निर्माण मजदूर के तौर पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करने के लिए जाते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो गन्ना काटते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर के तौर पे काम करते हैं, इन तमाम लोगों की यदि एक एकता कायम हो जाए, इस मुल्क के ऊपर हम लोग राज करेंगे। राज ये अपना मुल्क है और हमको हमारे मुल्क में, जिस मुल्क में हम लोग ईंट भी बनाते हैं और बिल्डिंग भी बनाते हैं, उसमें घोड़े चढ़ने की इजाजत नहीं, इसमें लंबी मूछ रखने की इजाजत नहीं। कौन तय करेगा? ये भारत के संविधान ने तय कर दिया है। हम तमाम लोग स्वतंत्र हैं, समानता आपका हमका सबका अधिकार है। मैं घोड़ी पर चढ़ूं, घोड़े पर चढ़ूं, हेलीकॉप्टर पे चढ़ूं, किसी के बाप की औकात नहीं होनी चाहिए हमारे सामने उंगली उठाकर। मैं लंबी मूछ रखूं ना रखूं वो मेरा निजी मामला है। इसमें किसी भी सामंती गुंडे की औकात नहीं होनी चाहिए कि हमारे सामने आंख उठाकर देखे। लेकिन इस बात का संकल्प पहले आपको लेना पड़ेगा। क्यों इनको धरना देना पड़ता है? क्योंकि जब समाज को अपना हक अधिकार नहीं मिलता तब उनको रैली करनी पड़ती है, धरना करना पड़ता है। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा और जब पार्लियामेंट में बैठते थे तब भी उन्होंने महाड़ के जैसे सत्याग्रह को कभी छोड़ा नहीं था। तभी तो वो नारा दिए है ना कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। आप एमबीए कर लिए, इंजीनियर हो गए, एमबीबीएस कर लिए, विदेश में पढ़ाई कर ली, लेकिन यदि 21 करोड़ की एकता को कायम नहीं किया, शिक्षित तो हो गए, डिग्री का सर्टिफिकेट तो मिल गया, पटवारी बन गए, टीचर बन गए, कुछ बन गए कहीं पर, लेकिन इस 21 करोड़ की एकता को कायम नहीं किया, संगठित नहीं हुए और संगठित होने के बाद सत्ता को चुनौती देकर यदि सड़क पर नहीं उतरे, धरने पे नहीं बैठे, संघर्ष नहीं किया, तो नीले रंग का कुर्ता पहनकर 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब के स्टैच्यू को माला पहनाने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपके साथ हूं और हर कीमत पे मैं आपके साथ रहूंगा और आपका हाथ पकड़ने के चलते कल को मुझे चुनावी राजनीति छोड़ना पड़े तो कल नहीं, आज अभी छोड़ने को तैयार हो। लेकिन
जब भी किसी मजदूर की बात होगी, जब भी किसी पसीना बहाने वाले मेहनत कश की बात होगी, मैं बोलूंगा। जब भी किसी कमजोर के ऊपर अत्याचार जुल्म होगा, मैं आपके बीच में आकर खड़ा रहूंगा। फिर चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, मुसलमान हो या कोई भी जाति और धर्म का व्यक्ति हो, यही संस्कार डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है। यही संस्कार, यही बात, यही विचारधारा भारत के संविधान ने हमको दी। आज साथियों, गुजरात की बेटी के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। यहां मुस्लिम समुदाय के एक साथी के वहां उनकी शादी में दावत थी, इसलिए मैं आया था। बहुत प्यार मिला, बहुत मोहब्बत मिली। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी सारे जाति और धर्म के लोगों ने वोट किया, लेकिन उसमें अहम भूमिका थी मुस्लिम समुदाय के साथियों की। बाबा साहब अम्बेडकर को भी राज्यसभा में भेजा था पश्चिम बंगाल से इसी समाज के लोगों ने। तो आज मैं बात करना चाहूंगा बिल्किस बानो के बारे में। भारत की बेटी, हमारे गुजरात की बेटी, उस बेटी के ऊपर 1 डजन से ज्यादा लोगों ने एक साथ मिलकर बलात्कार किया। 11 लोगों ने उस बेटी के ऊपर बलात्कार किया तब जब वो बेटी प्रेग्नेंट थी, अपने पेट से थी, उसकी पेट में बच्चा था। उस मां के ऊपर 11 लोगों ने एक साथ बलात्कार किया और फिर उसकी आंखों के सामने दीवार पर रोकते हुए उसके मासूम बच्ची को मार डाला, उसके बेटे को मार डाला, उसके परिवार के दूसरे 6-7 लोगों की भी हत्या कर दी गई। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तब सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, भारत की सबसे बड़ी अदालत ने, कोर्ट ने कहा कि इन नालायकों को आखिरी सांस ले तब तक जेल में रहना है। लेकिन आपके हमारे बीच में, आपके और हमारे गांव में हिंदुत्व का झंडा लेकर राम के नकली भक्त जो तिरंगा लहराने का ज्ञान पढ़ाने के लिए आते हैं, वो भाजपा के लोग, वो आरएसएस के लोग और मोदी की सरकार ने गुजरात में इस बिल्किस बानो के तमाम बलात्कारियों को जेल में से छोड़ा, उनके लिए ढोल नगारे बजाए, उनका स्वागत सम्मान किया, फूलों की माला पहनाई और ये कहा लड्डू खिलाते हुए कि इनके संस्कार अच्छे थे इन बलात्कारियों के, इसलिए उनको छोड़ रहे हैं। यदि आप उस बेटी का दर्द महसूस नहीं कर सकते तो कोई ओबीसी, कोई मुसलमान, कोई आदिवासी आपकी बेटी के साथ अन्याय होगा तो वो भी वो दर्द महसूस नहीं करेगा। तो आप जब दलित आंदोलन की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन की बात करते हैं, तब जब किसी आदिवासी को कंस्ट्रक्शन की साइट पर से वो गिरकर मर जाए और उसकी बॉडी में, उसके बदन में यदि आपको दलित न दिखे तो आपका जय भीम बोलने का कोई मतलब नहीं। यदि इस बेटी बिल्किस बानो में अपनी बहन और बेटी आपको न दिखे तो जय भीम बोलने का कोई मतलब नहीं। और इसीलिए आज मैं ये संदेश, ये पैगाम लेकर आपके बीच में बाड़मेर आया हूं कि हर कीमत पर हमको जितने भी ये कमजोर लोग हैं उन सभी की एकता को कायम करना होगा, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, किसान हो, मजदूर। यही एकता आने वाले दिनों में डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाएगी। कुछ दिनों पहले दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जलाया।
स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये उनकी पुरानी मंशा थी। जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान तैयार किया, तभी इन लोगों ने कहा था हमको अंबेडकर का संविधान नहीं, तभी इन लोगों ने कहा था आरएसएस ने, हमको डॉक्टर अंबेडकर का संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। तो आज जो मनुस्मृति में मानते हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को समंदर में फेंकने की बात करने वाले बीजेपी, भाजपा, आरएसएस के लोग आज हमारे सर के ऊपर बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में क्या होगा। और इसीलिए 21 करोड़ों की अपनी एकता के साथ साथ मैं दूसरा पैगाम भी आपको देना चाहता हूं। किसी भी कीमत पर आपका बेटा या बेटी आरएसएस की किसी भी शाखा में पैर रखने चाहिए नहीं। इस बात का संकल्प लीजिए। ये भारत के सबसे बड़े गद्दार लोग हैं इस मुल्क के। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को समंदर में फेंकने की बात इन्होंने की है। यह लिखा है कि अंबेडकर का संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। वो मनुस्मृति जिसमें महिलाओं को कोई अधिकार नहीं, शूद्रों को कोई अधिकार नहीं, अतिशूद्रों को अधिकार नहीं, जिस मनुस्मृति के कारण इतने उत्पीड़न हो रहे, जिस मनुस्मृति के कारण जाति व्यवस्था बनी, जिस मनुस्मृति के कारण हर 18 मिनट में भारत में एक अत्याचार और उत्पीड़न की घटना बनती है, वो चाहिए। बाबा साहब का संविधान नहीं चाहिए आरएसएस को। और इसीलिए आप तमाम लोगों को यह अपील करने के लिए आया हूं कि हर कीमत पर इस बात का आप संकल्प करिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी और आरएसएस से हर कीमत पर परहेज करेंगे। और इस बात का संकल्प यदि आप नहीं ले रहे हो तो मैं तो अपनी बात करके चला जाऊंगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। इस बात का गौर फरमाइए। हमारी पार्टी के साथ एक से ज्यादा मसलों पर आपको दिक्कत हो सकती है, आप खुलकर बताइए, मैं भी उनको खुलकर बताऊंगा। हम साथ में मिलकर उसकी बात रखेंगे उस प्लेटफॉर्म पर भी। लेकिन यदि आपका एक भी वोट यदि भाजपा में गया, आरएसएस में गया, तो समझ लीजिएगा कि मनुस्मृति हमारे सर के ऊपर मंडरा रहेगी, अपने बच्चों का कोई भविष्य नहीं रहेगा। दलित समाज के लोग, सरकारी कर्मचारी, सरकारी बाबू, जो कोई टीचर बना, कोई पटवारी बना, कोई आईओसी में गया, कोई ओएनजीसी में गया, कोई रेलवे में गया, कोई बीएसएनएल में गया, कोई तहसीलदार बना, कोई कलेक्टर बना, कोई एसपी बना, तो उसका एक प्रमुख कारण अपनी प्रतिभा, अपनी टैलेंट तो है ही है, लेकिन अपनी प्रतिभा और टैलेंट के साथ साथ उसका एक बहुत बड़ा कारण है आरक्षण। यदि आरक्षण नहीं होता तो बैंकों में, इंश्योरेंस में, रेलवे में, बीएसएनएल में पटवारी के तौर पर, टीचर के तौर पर, तहसीलदार के तौर पर, पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर आज हमारे हजारों लाखों लोग जो नौकरी कर रहे हैं, और जिससे दलितों का एक मिडिल क्लास तैयार हुआ, मध्यम वर्ग बना, वो भी आज नहीं बनता। और ये देखा कि ये उदाराम मेघवाल और जिग्नेश मेवानी का कार्यक्रम कौन करवा रहा है, उसका माइक का खर्चा, उसके मंच का खर्चा, उसके मंडप का खर्चा, कभी गाड़ियां लगाते तो उन गाड़ियों का खर्चा, कभी खाना खिलाते तो वो खाने का खर्चा कहां से आ रहा है। तो उनको चेक करते हुए पता चला कि 4 सरकारी कर्मचारियों ने 25-25 हजार का चेक दिया था। और तब उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई कि अच्छा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, धीरे धीरे करके आरक्षण को खत्म कर दो, ताकि
कोई जिग्नेश मेवाणी और उदाराम मेघवाल जी के कार्यक्रम के लिए चंदा देने वाला पैदा ही नहीं होना चाहिए। ये उनकी सबसे बड़ी साजिश है। आज इस साजिश को हमको समझना होगा। आज भारत के अंदर जो भी संपत्ति है, जो भी धन दौलत है, उसमें से आपको और हमको कितना मिल रहा है और अदानी को कितना मिल रहा है। देखिए कितने का चूना लगाया देश को। कोई कह रहा है कि 5 लाख करोड़, 200-500 करोड़ नहीं, 2-5 हजार करोड़ भी नहीं, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ नहीं, 5 लाख करोड़। कोई कह रहा है कि 10 लाख करोड़ का चूना लगाया। इतना बड़ा घोटाला, स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, और जिसका देश का प्रधानमंत्री जो नीला कुर्ता पहनकर जय भीम का नारा लेकर बाबा साहब को माला पहनाने के लिए जाते हैं, यही नरेंद्र मोदी इसी अडानी के प्राइवेट विमान में, प्राइवेट जेट में उनके साथ उड़ते हैं, उनके साथ खीर और रबड़ी खाते हैं, विदेशों में घूमते हैं, और आज पूरे देश का बंटा खा। LIC में और बैंकों में जिनका भी पैसा लगा हुआ है, ऐसे कम से कम 45 से लेके 55 करोड़ लोग वो डूबने की कगार पर है। 5 लाख करोड़ का घोटाला है। और जब दलितों को देने की बात आती है तो 1 इंच जमीन का आवंटन मोदी जी करने को तैयार नहीं। लेकिन यदि कोई पूंजीपति बोले, कोई अडानी या अंबानी बोले, तो उनके लिए हजारों लाखों एकड़ जमीन मौजूद है। धीरे धीरे करके 50-55 लाख दलित और आदिवासी विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप को खत्म कर दिया अच्छे दिन के नाम पर। अपने लिए यह है अच्छे दिन। 50-55 लाख दलित आदिवासी विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप को ब्लॉक कर दिया। यह है मोदी जी की मेहरबानी। नई 1 इंच जमीन का आवंटन नहीं हो रहा है। मैं बार बार गुजरात की विधानसभा में कहता हूं कि सफाई कर्मी गटर में उतरकर न मरे, उसके लिए मशीन खरीदिए। मंगल पर पानी है कि नहीं, वो ढूंढने की टेक्नोलॉजी है। लेकिन वाल्मीकि सफाई कामगार को गटर में उतरकर मरना ना पड़े, उसके मशीन कब लाओगे? उसके लिए मोदी जी के पास पैसा नहीं। लेकिन बुलेट ट्रेन का बजट है 1,10,000 करोड़। कितना बजट है बुलेट ट्रेन का? 1,10,000 करोड़। लेकिन जब आदिवासी और दलित को देने की बात आती है तो उनके पास एक पैसा नहीं। तो साथियों, इस परिस्थिति में से बाहर निकलने के लिए हम सबको संकल्पबद्ध होना पड़ेगा।